तो लाल किताब का ये हमारा क्लास नंबर 15 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टेंडर चार्ट या नाबालिग टेवा। अब टेंडर चार्ट या नाबालिग टेवा किसको बोलते हैं? देखो, 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 हाउस होते हैं हमारी कुंडली में, ये केंद्र हाउसेज होते हैं। केंद्र का मतलब होता है सेंटर। तो 1, 4, 7 एंड 10, ये 4 घर हमारी कुंडली में केंद्र हाउसेज कहे जाते हैं। अब अगर ये चारों के चारों घर वैकेंट है, खाली हैं, इसमें कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा, तो फिर वो जो कुंडली है उसको हम बोलेंगे नाबालिग टेवा या टेंडर चार्ट। या फिर ये जो केंद्र हाउसेज हैं, इनमें सिर्फ इविल प्लैनेट्स बैठे हैं, शनि, राहु, केतु। सिर्फ इविल प्लैनेट्स अगर केंद्र में आके बैठ गए और कोई नहीं बैठा, तो भी ये टेंडर चार्ट कहलाएगा या नाबालिग टेवा कहलाएगा। या फिर ये जो 4 हाउसेज हैं केंद्र के, इनमें किसी भी एक हाउस में बस मरकरी बैठा है और कोई भी प्लैनेट्स इन 4 हाउस में नहीं है। ओनली मरकरी अकेला इन चारों हाउसेज में कहीं पे बैठा है और बाकी इन हाउसेज में कोई भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी ये क्या कहलाएगा? नाबालिग चार्ट। तो नाबालिग चार्ट, नाबालिग टेवा कैसे कैसे होगा? या तो केंद्र के सारे हाउसेस खाली हों, या इन केंद्र के हाउसेस में कहीं पे बस मरकरी बैठा हो और कोई नहीं, या फिर इस केंद्र के हाउसेस में इविल प्लैनेट्स हों और कोई नहीं। इविल प्लैनेट्स का मतलब सैटर्न, राहु, केतु। तो ये चार्ट क्या कहलाएगा? नाबालिग टेवा कहलाएगा। अब ये जो नाबालिग टेवा होता है, इसको 12 साल तक एनालाइज नहीं करना चाहिए। यानी इसका मतलब जब बच्चे का जन्म होगा, तो बच्चे के जन्म से 12 साल तक, जब वो 12 साल की उसकी एज कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक उस कुंडली को एनालाइज नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि उस बच्चे के ऊपर उसके जो प्रीवियस बर्थ है उसका इफ़ेक्ट रहता है 12 साल की एज तक। यानी ऐसे बच्चे के ऊपर 12 साल तक की उम्र पे उसके प्रीवियस बर्थ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, और इसके कारण हमेशा डाउट होता है उस बच्चे के सर्वाइवल पे। यानी उस बच्चे को कुछ हो ना जाए, इस बात का डाउट रहता है 12 साल की एज तक। अब 12 साल की एज तक उस बच्चे को बीच में कभी भी हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, बहुत बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए लाल किताब का रूल है कि 1 से 12 साल तक का, यानी जब उसकी एज होगी फर्स्ट, सेकंड, ऐसे 12 साल तक की एज में हर साल उसको रिमेडी करनी चाहिए। अब रिमेडी जो करनी चाहिए 12 साल तक की एज में, वो कुछ कौन से प्लेनेट की रिमेडी करनी चाहिए, उसके लिए ये है कि जो फर्स्ट ईयर की एज है उसकी, तो पहली ईयर की एज में उसकी कुंडली में जो 7th हाउस में प्लेनेट या प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी फर्स्ट ईयर की एज में आपने ये देखना है कि उसकी कुंडली के 7th हाउस में जो प्लैनेट या प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। तो फिर फर्स्ट ईयर की एज में अगर रिमेडी करने की जरूरत पड़े, वो बच्चा बीमार हो, तो 7th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी रिमेडी करनी चाहिए। ऐसे ही सेकेंड ईयर की एज में जो 4th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। थर्ड ईयर की एज में जो 9th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। 4th ईयर की एज में जो प्लैनेट 10th हाउस में बैठा है या जो प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। 5th ईयर की एज में 11वें हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। 6th ईयर की एज में 3rd हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। 7th ईयर की एज में जो प्लैनेट 2nd हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। 8th ईयर की एज में जो प्लैनेट 5th हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। और 9th ईयर की एज में जो प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। और 10th ईयर की एज में जो प्लैनेट 12th हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। और 11th ईयर की एज में जो प्लैनेट 1st हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे।
और 12th ईयर की एज में जो प्लेनेट 8th हाउस में बैठे हैं वो अपना इफेक्ट देंगे। तो आपको 1 से 12 साल जो भी आपकी पर्टिकुलर उस बच्चे की एज है, उस एज के अकॉर्डिंग अगर आपको रिमेडी करनी है तो आप देखो उस पर्टिकुलर एज में कौन सा प्लेनेट उसको इफेक्ट दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उस बच्चे की 5th ईयर की एज है, तो 5th ईयर की एज में जो प्लेनेट 11th हाउस में बैठे हैं वो इफेक्ट देंगे। तो 11th हाउस में जो प्लेनेट एक बैठा है तो उस प्लेनेट, अगर एक से ज़्यादा प्लेनेट बैठे हैं तो जितने भी प्लेनेट बैठे हैं उनकी रिमेडी करनी चाहिए। अब मान लो 7th ईयर की एज में अगर रिमेडी करने की जरूरत पड़ी, वो बच्चा बीमार है, तो 7th ईयर की एज में जो सेकेंड हाउस में प्लेनेट बैठा है वो इफेक्ट दे रहा होगा, तो सेकेंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी रिमेडी करनी चाहिए। और अगर सेकेंड हाउस में एक से ज़्यादा प्लेनेट बैठे हैं तो उन सब प्लेनेट की रिमेडी करनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि डूरिंग दिस 12 ईयर्स इफ देयर इज नीड टू डू रिमेडी फॉर द सिकनेस और फॉर एनी अदर पर्पज, then keep in mind the age of the child and the planet in the respective houses and do the remedy accordingly। तो वही बात है जो आपको अभी बता दी कि किसी पर्टिकुलर एज में अगर रिमेडी करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बच्चा बीमार है, तो आप देखो उस एज में कौन से कुंडली में कौन से भाव का प्लेनेट उसको इम्पेक्ट डाल रहा है, और उस भाव में जो प्लेनेट बैठा है या उस भाव में अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो उस भाव में जितने भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी रिमेडी उस साल करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज करो कि हम 8th ईयर बच्चे की 8th ईयर की एज चल रही है सपोज, अब 8वें साल में हमें रिमेडी करनी है, तो 8वें साल में हमने देखा कि जो प्लेनेट 5th हाउस में है वो इफेक्ट डालते हैं, तो हमने उस बच्चे की कुंडली में देखा कि 5th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, लेकिन उसका 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, यानी 5th हाउस वैकेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किस प्लेनेट की रिमेडी करेंगे? क्लियर है? आई रिपीट माई क्वेश्चन कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एज है, जैसे 9th ईयर की एज है, अब उसमें हमने रिमेडी करनी है बच्चे के लिए। अब ये जो 9th ईयर की एज है, हमने देखा कि लाल किताब का रूल कहता है कि 9th ईयर की एज में जो 6th हाउस का प्लेनेट है वो इम्पैक्ट दे रहा होगा, तो 6th हाउस के प्लेनेट की हमें रिमेडी करनी चाहिए। तो हमने उस बच्चे की कुंडली में जब 6th हाउस को देखा तो देखा कि उस 6th हाउस में तो कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं है, तो फिर हम कौन से प्लेनेट की रिमेडी करें उस साल, ये क्वेश्चन उठता है। तो फिर आपको ये देखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर हाउस वैकेंट है, खाली है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं बैठा, तो फिर उस हाउस का जो साइन लोड है, ये साइन लोड का मतलब उस हाउस में जो राशि बैठी है, उस हाउस में जो राशि प्लेस है, उस राशि का जो स्वामी है, उसकी रिमेडी करनी चाहिए। फिर जैसे कि मान लो 10वें साल हमने देखा कि 12वें हाउस का प्लेनेट इफेक्ट देगा, तो 12वें हाउस में अगर कोई प्लेनेट है तो उसकी रिमेडी कर लेंगे। लेकिन अगर 12वां हाउस वैकेंट है तो फिर हम देखेंगे कि इस 12वें हाउस का साइन लोड कौन है, यानी इस 12वें हाउस में जो राशि है उसका मालिक ग्रह कौन है, उसका स्वामी कौन है, उस राशि का स्वामी कौन है, तो फिर उसकी रिमेडी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम साइन लोड देख रहे हैं, यानी हमने देखा कि भाई जैसे 11 साल की उम्र में हमने देखा जो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट है ये अपना इम्पैक्ट डालेगा, तो अगर फर्स्ट हाउस वैकेंट है तो लाल किताब का रूल कहता है कि फर्स्ट हाउस अगर वैकेंट है तो फिर इस फर्स्ट हाउस में जो राशि है, साइन है, उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, उसका रिमेडी कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात नोट करनी है कि अगर वो साइन लॉर्ड
उस हाउस का, उस पर्टिकुलर हाउस का सिग्निफिकेटर भी है, कारक ग्रह भी है, तो फिर उसकी रिमेडी नहीं करनी, मतलब फिर हम उसको कंसीडर, उस प्लैनेट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब साइन लोड क्या होते हैं, कौन सी राशि का स्वामी कौन होता है, और कौन से हाउस का कौन सा प्लेनेट सिग्निफिकेटर होता है, कारक ग्रह होता है, ये हम लाल किताब में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब मेनली बात है कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी पर्टिकुलर एज में अगर बच्चा बीमार है 1 से 12 साल तक की उम्र में और रिमेडी करने की जरूरत है, तो उस एज में जो प्लेनेट उसको इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे 5वां साल है तो 11वें हाउस का प्लेनेट इम्पैक्ट डाल रहा होगा, तो उस प्लेनेट की रिमेडी कर लो। अगर वो हाउस वैकेंट है तो उस हाउस का जो साइन लोड है उसकी रिमेडी कर लो। लेकिन वो जो साइन लोड है वो उस हाउस का कारक ग्रह नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेटर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन होता है कि साइन लोड क्या होते हैं और सिग्निफिकेटर क्या होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर हाउस का कौन सा प्लैनेट सिग्निफिकेटर होता है और किसी पर्टिकुलर हाउस का कौन सा प्लैनेट साइन लोड होता है। ये हम लाल किताब में पढ़ेंगे आगे कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस का सिग्निफिकेटर होता है और किस हाउस का साइन लोड माना जाता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो खैर ये था हमारा लाल किताब का क्लास नंबर 15।